तो ये जब सारे पॉइंट्स को मैनेज करना पड़ता है, एक वर्किंग स्टूडेंट जो सुबह भैया 10 बजे जाकर रात को 8 बजे घर पे आ रहा है, वो खुद से सारी चीजों को प्लान कर लेगा? नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा एक्टिक रहता है। अगर उसके पास पहले से ही कंसाइज्ड प्लान रहे कि भैया आज ये वाला चीज आपको करनी है, ये टिक मार्क करना है, ये टिक करना है, ये टिक करना है, 3-4 चीजें अगर पहले से उसको पता होंगी, तो भैया घर आता है, वो उन चीजों को ओपन करता है, उनको कंप्लीट करता है, उसका उस दिन का टास्क कंप्लीट हो जाता है। Hello everyone, welcome to Elite Street. So recently I was getting a lot of queries regarding our CAT 2021 course. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेल्फ प्रेप के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गो फॉर द कोचिंग। तो कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेटर है? क्या उनको सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू जाना चाहिए या फिर उनको कोचिंग के थ्रू जाना चाहिए? थ्रू आउट द ईयर अगर वो सेल्फ प्रेप कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से एग्जाम्स में उनको अपेयर करना है, प्रोफाइल का क्या रोल रहेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई विल ट्राई कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाए। इन केस अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपकी हेल्प करूंगा और ये चीज़ का ट्राई करूंगा कि आपके जो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे फुल्ली आपके क्लियर हो जाएं एंड आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जर्नी जो है वो स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि यार कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनके लिए मुझे अपेयर करना है, एंड अगर मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपेयर कर रहा हूं तो बाकी सारे एग्जाम्स का मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि यार कौन कौन से एग्जाम्स, तो मैं उनके नेम लिख देता हूं। सबसे पहले तो आपको जो अपेयर करना है भैया कैट के लिए अपेयर करना है। देन आपके पास दूसरा जो ऑप्शन आता है दैट विल बी IIFT। देन आपके पास जो ऑप्शन आता है वो है जेड का। देन आपके पास एक ऑप्शन आता है एनमेट का। देन आपके पास एक ऑप्शन आता है स्नैप का। ठीक है, ये 5 ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके लिए आपको अपियर करना ही होगा। देन इसके बाद में कुछ और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट HR में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड है, ह्यूमन रिसोर्स में वो अपना करियर बनाना चाहता है, देन उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है टिस्क का, तो वो टिस्क के लिए अप्लाई करते हैं। देन कुछ स्टूडेंट जिनका एडवर्टीजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग के अंदर, एडवर्टीजमेंट फील्ड के अंदर वो जाना चाहते हैं, तो उस केस में वो माईकैट के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो ये मेजर एग्जामिनेशन है जिनके लिए स्टूडेंट अपियर करेंगे। देन इसके बाद में आपका मैट भी आता है, CMAT भी आता है, SRCC भी आता है, IBS IPSAT का पेपर भी आता है, बट हम लोग जनरली रिकमेंड करते नहीं है उनको। SRCC GBO के लिए आप जरूर सोच सकते हो, बट CMAT मैट इन सारे एग्जाम्स के सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हो इन सारे एग्जाम्स के लिए, आप ये निकाल सकते हो, आपको दूसरे एग्जाम्स में घुसने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके कॉलेजेस आते हैं उन एग्जाम्स के थ्रू वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। सो अकॉर्डिंगली आप प्लान करना कि आपको ये वाले एग्जाम्स के थ्रू जाना है या फिर वो बाकी एग्जाम्स हैं जिनका मैंने नेम लिया बट मैंने लिखे नहीं कि आप उनके थ्रू जाना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार, अगर मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेट इट बी कैट में भैया 3 जो सब्जेक्ट्स आते हैं, अगर मैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, दैट इज क्वांट्स, VARC वर्बल एबिलिटी ऑब्वियसली, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड LRDA पोर्शन दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर मैं इनके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो क्या मुझे बाकी एग्जाम्स के लिए क्या क्या चीजें करनी होंगी सो दैट मैं अपना जो एक अच्छा स्कोर कर पाऊँ? 2-3 चीजें। जो आपका क्वांट, VARC एंड LRDA होगा, ये सारे एग्जाम्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है। कुछ चेंजेस रहेंगे, कुछ छोटे टॉपिक्स में चेंजेस रहते हैं, जैसे जो ग्रामर पोर्शन है वो इन एग्जाम्स में आता है, स्नैप में आएगा, IFT में आएगा, एनमैट में आएगा, LR में ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके इन एग्जाम्स में आएंगे, IFT, एनमैट, स्नैप, बट कैट में अपेयर नहीं होते। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि अलग से सेशंस कराए जाएं जिनमें आपका ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाए, लाइक ब्लॉग्स, कैलेंडर्स, सो दैट आप ये वाले एग्जाम्स में भी प्रॉब्लम फेस ना करो। सो ऑटोमेटिकली अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन आपका हो जा रहा है। आपको कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे इन एग्जाम्स के लिए। ऑब्वियसली आपको मॉक टेस्ट देने होंगे सो दैट आप स्ट्रेटजी बिल्ड कर पाओ, बट अगर मैं थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन की बात करूं तो हम लोग कैट के लिए प्रिपेयर नहीं करते, हम लोग क्वांट, VARC एंड LRDA के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड जैसे ही मॉक सीजन स्टार्ट होता है तो हमारी एग्जाम रेलेवेंट जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। सो अगर हम कोर्स कोई पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे या सेल्फ स्टडी के थ्रू भी प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा कि हमें अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंप्रूव करना है, हमें अपना वर्बल एबिलिटी सेक्शन इंप्रूव करना है, एंड हमें अपना लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन को इंप्रूव करना है। तो ये चीज आपका, आई होप ये क्वेरी आपका क्लियर हो गया होगा कि यार मुझे कौन कौन से एग्जाम्स के लिए जाना है। नाउ कैट के थ्रू आपके जो सारे ऑप्शंस हैं, IIMs सारे आपके ओपन हो जाते हैं। देन इसके अलावा MDI, SP जैन, NITI, IITs, काफी सारे अच्छे जो कॉलेजेस हैं वो आपको कैट के थ्रू आते हैं।
देन इसके बाद में आईएफटी के थ्रू आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, दिल्ली एंड कोलकाता 2 कैंपस है, एक और काकीनाडा कैंपस है, बट जो अच्छे हैं 2 वो दिल्ली एंड कोलकाता है। देन बात करते हैं जैड की। जैड के थ्रू आपको एक्सेल का ऑप्शन मिलता है, ग्रेट लेक्स आता है, XIMB आता है, और भी कुछ डिसेंट ऑप्शंस हैं। देन हम बात करते हैं एनमैट का। एनमैट के थ्रू एक ही कॉलेज है, नारसी मुंजी मुंबई, जो एक अच्छा एक और डिसेंट ऑप्शन है। देन इसके बाद में स्नैप के थ्रू आपके 2 अच्छे कॉलेजेस आते हैं, SIBM पुणे एंड SCMHRD। ऑब्वियसली और भी कॉलेजेस आते हैं इनमें, बट मैं टॉप जो वैरायटी ऑफ कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, वो जो कॉलेजेस आते हैं उनका मैंने नेम लिया। टेस्ट के थ्रू आपका HR में अगर आप इंटरेस्टेड हो वो आप कर सकते हो। माइका का एग्जाम होता है, जो माइकैट का एग्जाम होता है, उसके लिए स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं। तो ये सारी अपने पास मेजर ऑप्शन है। अब मैंने इन सारे एग्जाम्स को देने के लिए क्यों बोला, ये 5 अपने को क्यों देने हैं? कई बार ऐसा होता है कि आपका कैट के दिन उतना अच्छा नहीं गया, आप वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हो, तो आप किसी और दिन पे, जैड के दिन पे अच्छा परफॉर्म कर दोगे, आप IFT के दिन अच्छा परफॉर्म कर दोगे, आप स्नैप के दिन अच्छा कर दोगे, तो हमारा ईयर जो है वो वेस्ट नहीं होता और हम उसी ईयर में एक अच्छा कॉलेज जो है निकाल पाते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे के सारे जो एग्जाम्स है उनका सोचो कि यार ये इन एग्जाम्स के लिए मुझे अपेयर करना होगा। देन हम लोग बात करते हैं कि यार प्रोफाइल का क्या रोल है। ये एग्जाम्स का हमने बात कर लिया। देन कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आता है, यार मेरा प्रोफाइल खराब है, मेरा प्रोफाइल अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा प्रोफाइल क्या है, क्या इस प्रोफाइल पे मुझे कॉल बनता है नहीं बनता है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो यार रोल ऑफ प्रोफाइल में आता क्या क्या है, आपका 10th में क्या क्या स्कोर रहा, आपका 12 में क्या स्कोर रहा, आपका ग्रेड में क्या स्कोर रहा, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, देन आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं भैया आपने वो क्या करा है, देन आपका डाइवर्सिटी फैक्टर आ जाते हैं कुछ। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू इन सबको ऐड करके आपका एक क्यूमुलेटिव स्कोर बनाया जाता है। और साथ में एक और चीज़ ऐड होगा भैया, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम का स्कोर है वो भी ऑब्वियसली इसमें ऐड होगा एंड आपका क्यूमुलेटिव स्कोर बनेगा। अब सिंपल सा फंडा क्या है कि यार क्यूमुलेटिव स्कोर में ये सारे फैक्टर्स जो है वो ऐड होंगे। कोई कॉलेज इसको 10% वेटेज दे रहा होगा 10 स्कोर को, कोई 5% दे रहा होगा, कोई 15% दे रहा होगा, कोई 20% दे रहा होगा। तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार कौन सा कॉलेज मेरे लिए है? तो जिनका 10th 12th में बहुत ज्यादा है उनके लिए IIM इंदौर एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, वो 60% वेटेज देता है 10th एंड 12th को। देन कुछ और कॉलेजेस में प्रोफाइल बेसिस पे जो कॉल देता है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देता है, SP जैन देता है। तो कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो प्रोफाइल के लिए, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको डायरेक्ट कॉल्स उससे बन जाते हैं अगर आप डिसेंट सा स्कोर कर ले तो कैट में। तो अपने को क्या करना है, हमारा मेन एम रहेगा क्यूमुलेटिव स्कोर के ऊपर कि यार मेरा जो क्यूमुलेटिव स्कोर है ना वो ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए सो दैट मुझे कॉल्स आ जाए ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 10th में स्कोर भैया कम है, उतना ज्यादा 70 से नीचे रह गया, 12th में 80 से नीचे रह गया, ग्रेजुएशन में 70 तक पहुंच गया। तो इस तरह के सिनेरियो में क्या है कि यार क्या मुझे ओल्ड IIM से कॉल्स आ सकते हैं? 2-3 फैक्टर्स हैं, मैं बहुत ज्यादा इसमें फैक्ट्स के साथ बात करूंगा और थोड़ा सा हार्ड शायद हो जाए मेरी बातें, बट वो एक्चुअल रियलिटी है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो आपको ये आइडिया होना चाहिए आप स्टैंड कहां पे करते हो, अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन जो है वो पुट इन कर सकते हो कि यार मैं कितने एफर्ट्स मुझे डालने होंगे, कितना मुझे स्कोर पे पहुंचना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों में 60 से नीचे है तो मैं बहुत ही मजबूरी के साथ कहना मुझे पड़ रहा है कि यार MBA आपके लिए डिसेंट ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप टॉप 20 स्कूल्स का सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। आप अच्छा स्कोर भी कर लोगे, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही फुलफिल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 60 10th और 12th में मांगता है। तो अगर आपका 60 से नीचे है तो आप वो वाले कॉलेजेस देखो कि यार 60 से नीचे कौन कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, गूगल करो, आपको लिस्ट मिलेगा, सो दैट आप उसी पर्टिकुलर कॉलेज को अपना एम रखो कि यार हाँ मुझे इस कॉलेज में जाना है। पहले से मत सोचो कि यार मेरा इतना है प्रोफाइल का, मैं कोई बात नहीं, मैं कैट स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा ले आऊंगा। समझ लो इस चीज को, मान लो आपने 99 स्कोर कर दिया कैट में, बट किसी पर्टिकुलर कॉलेज का एडमिशन क्राइटेरिया ही ये कहता है कि 10th में 60 प्लस होना चाहिए, आपका है 59, तो क्या वो आपको कॉल करेगा? ऑब्वियसली वो कॉल नहीं करेगा। तो मेक श्योर आप ये सारे फैक्टर्स को देखो कि कहां पे आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, वो वाले कॉलेजेस आपको कॉल नहीं कर सकते। और इन चीजों के ऊपर आप बहुत ज्यादा सोचो नहीं कि यार मैं इनका क्या करूं, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब जो होना था हो चुका है। अब बस आप अपने लिए ये चीजें देखो कि यार कौन कौन से कॉलेजेस के लिए मेरे पास ऑप्शन अब बचे हैं। अगर 60 से नीचे हो तीनों में तो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। है नहीं, होप्स बहुत ज्यादा नीचे है। आप पर्टिकुलर कॉलेजेस को एम कर सकते हो, बट सारे कॉलेजेस आप एम करो नहीं होगा यार, कोई फायदा नहीं है। अगर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन में 70 से नीचे है तो आपके फिर भी चांसेस हैं। आप ओल्ड IIMs की अगर मैं बात करूं, अगर आप इंजीनियर हो तो डाइवर्सिटी फैक्टर के चलते, एकेडमिक डाइवर्सिटी के चलते आपको डिसएडवांटेज होता है इंजीनियर्स के केस में, बट अगर आप नॉन इंजीनियर्स हो तो वहां पे आपको कुछ एडवांटेज मिलता है एकेडमिक डाइवर्सिटी का भी। देन जेंडर डाइवर्सिटी का भी एडवांटेज मिलता है कि यार फीमेल्स को ज्यादा एडवांटेज दिया जाता है एज कंपेयर टू मेल्स, तो उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, उनका क्यूमुलेटिव स्कोर बढ़ जाता है। तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो शायद आपको अच्छी ना लगे, मुझे भी कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, बट जो फैक्ट
इफेक्ट है और उसी के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा, तो हमें वो चीजें पहले से पता होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जो है वो काउंट किए जाएंगे क्यूमुलेटिव जो आपका स्कोर है वो बनाते टाइम। एक्स्ट्रा करिकुलर, वर्क एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों का रूल रहता है। और एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि यार मेरा वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर से ज़्यादा है, मैं फ्रेशर हूँ, तो क्या मेरे चांसेस नहीं है आईएम्स में या फिर बाकी जो टॉप 20 स्कूल्स हैं उनमें। कोई भी टॉप 20 स्कूल आप पिक करो, कोई भी आप अहमदाबाद पिक करना चाहते हो आप वो पिक कर लो, आप एमडीआई पिक करना चाहते हो वो पिक कर लो, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे ये पिक करना चाहते हो वो कर लो। उनका ब्रोशर ओपन करो, वहां पे देखो उनका जो बैच है उनमें फ्रेशर्स कितने हैं, उनमें 3 to 4 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस वाले कितने हैं, उनमें 60+ मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस वाले कितने हैं, सो दैट आपको एक बेसिक क्लैरिटी आ जाए कि यार वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा या कम होना एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है कि आपका एडमिशन ना हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है यार मेरा वर्क एक्सपीरियंस 3+ इयर्स पहुंच गया, अब मेरे सिलेक्शन के चांसेस कम हो गए। नहीं, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी होता है स्टूडेंट्स का वो 2 to 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस वालों का होता है, बट 3 to 4 इयर्स में भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, फ्रेशर्स भी कम से कम 20-25% रहते हैं। कोई भी आप कॉलेज का ओपन करो, ब्रोशर उनका चेक करो, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं अगर बोलूंगा तो शायद आपको ट्रस्ट ना हो, बट कोई भी कॉलेज का ब्रोशर ओपन करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैपेबल होने चाहिए। आपका सिर्फ और सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है या कम है इस बेसिस पे आपका रिजेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि यार आपका 3+ का एक्सपीरियंस है आपके चांसेस कम हो गए, आपका आप फ्रेशर हो आपके चांसेस कम हो गए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यस, एक चीज है कि वर्क एक्सपीरियंस वाले कॉलम में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 2 to 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस पे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, तो उनको क्यूमुलेटिव स्कोर में एडवांटेज हो जाता है। ये चीज फैक्ट है, बट ऐसा हम कह दें कि यार 3+ इयर्स में आपका कुछ होगा नहीं, वैसा चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो मेक श्योर आपका ये जो पॉइंट है वो आपका क्लियर हो चुका हो। अगर अभी भी इस पॉइंट रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। हम बात करते हैं यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेरीज आने वाला टॉपिक कि यार कैसे प्रिपरेशन किया जाए, कोचिंग के साथ करा जाए या फिर आपका सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू जो है वो प्रिपरेशन करा जाए। भैया सेल्फ प्रिपरेशन में और कोचिंग में जो डिफरेंसेस आएंगे उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं भैया कोचिंग के साथ आपको क्या बेनिफिट हो जाता है, सेल्फ प्रेप के थ्रू आपको क्या बेनिफिट हो जाता है, और किन स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ प्रिपरेशन जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स ऑलरेडी अच्छे हैं, लास्ट ईयर शायद कैट के लिए पेयर किया होगा या शायद नहीं करा होगा, बट उनके बेसिक्स अच्छे हैं, एक बार कैट का लास्ट ईयर का पेपर दे दो, देखो अगर आप 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। टाइम लिमिट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट नॉर्मल सॉल्विंग की बात कर रहा हूं। उन सारे क्वेश्चंस में से अगर आप 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आपको नॉलेज है, तो आप सेल्फ प्रेप के थ्रू सोच सकते हो। अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल वीक है, आपको लगता है यार मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे 0 लेवल से करा पाए, तो आपके लिए कोचिंग जो है वो रिकमेंडेड हो जाता है, क्योंकि आपको एक एक चीज सीखना पड़ेगा, देन उसका एप्लीकेशन सीख के आपको मल्टीपल क्वेश्चंस में अप्लाई करना होगा, आपको गाइडेंस चाहिए होगा थ्रू आउट द ईयर, तो इसीलिए आपके लिए जो कोचिंग है वो मस्ट हो जाता है। अगर आपको पहले से ही ऑलमोस्ट सारी चीजें आती हैं तो उस केस में आप सेल्फ प्रेप को सोच सकते हो, बट अगर आपको बेसिक से करना है तो मेक श्योर कोचिंग आपको जरूर हेल्प करेगा एक एक चीज को कवर अप करने में। आपको डेप्थ नहीं पता होता खुद से प्रिपरेशन करते टाइम कितना डेप्थ में जाना है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। लाइक अगर हम अपनी क्लासेस की बात करें तो जैसे लाइव एंड इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जैसे जो स्टार्ट करेंगे चीजें ये अज्यूम करके स्टार्ट करते हैं कि यार बाकी स्टूडेंट्स ने 2-3 साल पहले से मैथ्स को नहीं छुआ है, उनके दिमाग से सारी चीजें निकल चुकी हैं, सो दैट हम लोग उसी लेवल से पकड़ के चले कि यार स्टूडेंट्स का 0 लेवल से जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाए। तो मेक श्योर अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो कोचिंग के साथ जाना आपके लिए बेटर ऑप्शन रहता है एज कंपेयर टू सेल्फ प्रिपरेशन। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू कि यार आपको सोर्सेज खुद से ढूंढने पड़ते हैं। बुक्स मैं बता देता हूं कौन कौन से बुक्स हैं, पहले चलो वही पॉइंट्स बता देता हूं। क्वांट्स के लिए अगर हम बुक का बात करते हैं तो भैया सर्वेश के वर्मा एक अच्छा बुक है, अगर आप बाय करके प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू आप कर सकते हो। देन इसके अलावा VARC सेक्शन में बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप जो है रीडिंग का हैबिट अपना डाल लो, रीडिंग हैबिट डालोगे थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन आपका इंप्रूव होगा। कुछ बुक्स हैं जैसे अरुण शर्मा के बुक्स हैं, सुजीत वर्मा के बुक्स हैं, तो वो वाले जो बुक्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि मुझे लिंक मिल जाए तो मैं लिंक डाल दूंगा, सो दैट अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी यहाँ पे प्रिपरेशन कर पाओ। LRDI के लिए मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, देन उसके बाद में मेरा प्लेलिस्ट है उसको सॉल्व करो, देन पास्ट ईयर जो मॉक्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। बट प्रॉब्लम फिर वही हुआ कि यार अगर मुझे क्वांट के लिए सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो मुझे यार अरिथमेटिक करना है, तो अरिथमेटिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस मुझे कहीं से नहीं मिलेंगे एक साथ। अगर मुझे अलजेब्रा प्रिपेयर करना है तो अलजेब्रा में मुझे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे एक साथ। कोई कोई टॉपिक्स के लिए ऐसा हो सकता है यार मेरे बेसिक्स वीक है, मे भी ऐसा हो आपका क्वांट अच्छा है, बट ऐसा हो सकता है ना आपका ज्योमेट्री पोर्शन वीक है या अलजेब्रा पोर्शन वीक है, तो उस केस में आपको फिर ढूंढने पड़ते हैं मल्टीपल सोर्सेस। और कहीं ना कहीं जो वर्किंग स्टूडेंट है और जो ऑलरेडी पढ़ रहा है अपना ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद से सोर्सेज को ढूंढे।
तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है स्टूडेंट्स को जब सेल्फ प्रिपरेशन वो कर रहे हैं। अगर उनके घर में कोई ऐसा है जो उनको गाइड कर सकता है थ्रू आउट द ईयर, पूरा जो जर्नी रहता है 1 ईयर का, उसमें अगर उनको कोई गाइडेंस देने वाला है जिसने पहले से क्रैक कराओ, तो उस केस में उनको एडवांटेज जरूर हो जाता है। बट अगर आपको खुद से ही सब कुछ मैनेज करना है तो काफी हेक्टिक है उन चीजों को मैनेज करना। कोचिंग में आपका सीधा साधा सिंपल सा फंडा क्या है कि भैया रात को 10 से 12 क्लास है, लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास में आओ, जो क्वेश्चन है साथ के साथ क्लास में पूछ लो। एंड इन केस आपका ये लाइव क्लास मिस भी हो जाता है, भैया रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, नेक्स्ट दिन में रिकॉर्डिंग से कवर अप कर लो। रिकॉर्डिंग में भी डाउट आते हैं, बाद में पूछ सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप टीचर से डायरेक्टली बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो, वो ऑप्शन रहता है। आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। देन इसके बाद में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन करने में, कि आप अपनी जर्नी को प्लान नहीं कर पाते हो। प्लान एज इन चलो सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है असली स्ट्रगल तो वहीं से स्टार्ट होता है कि जब आपको प्लान करना पड़ता है, यार आज के दिन में कौन सा टॉपिक रिवाइज करूं, आज के दिन में मैं कौन सा मॉक दूं, आज के दिन में मैं कौन सा सेक्शनल दूं, कौन सी क्लास को मुझे रिविजिट करना चाहिए, क्या क्या मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं अपने डेली स्केड्यूल में। तो ये चीजें जब आप सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू करते हो ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई आपको गाइडिंग हैंड होता नहीं है, तो आप इन इवेंचुअली करोगे क्या, आप यूट्यूब पे आओगे, सारे मेंटर्स की वीडियोस को ही फॉलो करने का ट्राई करोगे। कोई सही बात बोल रहा होगा, कोई गलत बात बोल रहा होगा, किसी का मेथड अच्छा लग रहा होगा, किसी का मेथड खराब लग रहा होगा, उसको डिस्टिंग्विश करने में और एक परफेक्ट सोर्स ढूंढने में ही काफी ज्यादा टाइम जो है वो आपका निकल जाता है। तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर रहता है सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू। बट आपको जब आप कोचिंग के थ्रू जा रहे हो तो आपको पता है यार मेंटर आपको बना के देगा, एटलीस्ट हम लोग तो ऐसा करते हैं। मैं आपको बता देता हूं हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि अराउंड 5 to 5.5 मंथ में पहले सिलेबस कंप्लीट होगा। एक बार जब सिलेबस कंप्लीट होता है अराउंड, जैसे हमारे 6 डेज अ वीक क्लासेस होते हैं, 2-2 का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, 2 क्वांट के, 2 वीआरसी, 2 एलआरडीए के। जब एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है तो भैया ऐसा मतलब नहीं है अब आप भागो यहाँ से, जो करना चाहते हो कर लो, वैसे वाला सिनेरियो नहीं होगा हमारे केस में एटलीस्ट। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो शायद कमेंट सेक्शन में हो अवेलेबल, वो बता देंगे, या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप है वहां पे आप चेक कर सकते हो। एक बार सिलेबस कंप्लीशन के बाद में रिवीजन स्टार्ट होता है। रिवीजन ऐसे कि हम लोग लॉन्ग सेशंस प्लान भी करेंगे संडेज को, जैसे 6 आवर्स का सेशन, 8 आवर्स, समटाइम्स 10 आवर्स के सेशन भी प्लान होते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी, कि जिसमें हम लोग लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग क्लासेस कंडक्ट करा के रिवीजन करा रहे होंगे। तो एक बार सिलेबस कंप्लीशन के बाद में आपका रिवीजन स्टार्ट होता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। कि मान लो हमने अरिथमेटिक करा जनवरी में या फरवरी में हमने अरिथमेटिक करा, तो ऐसा नहीं कि आपको थ्रू आउट द ईयर सारी चीजें याद रहेंगी, आपको टाइम टू टाइम रिकॉल करना होगा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के थ्रू वो सारी चीजें को रिकॉल किया जाएगा। देन एक बार जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी चलता रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि यार मॉक्स जो है वो लाइव उनका डिस्कशन होता है क्लासेस में। अब आप नॉर्मली अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको खुद से ही अपनी गलतियां देखनी है, आपको खुद से ही चेक करना पड़ेगा एक एक पॉइंट कि यार मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ। बट अगर आप कोचिंग का पार्ट हो तो मॉक्स का एनालिसिस लाइव क्लासेस में हो जाएगा, आपको एक एक पॉइंट पता रहेगा कि यार कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कौन कौन से आपको टॉपिक्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। देन इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच चुके हैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में। उस टाइम में आप मॉक्स भी दे रहे हो, मॉक्स में कई बार कम स्कोर आ रहा है, कई बार ज्यादा स्कोर आ रहा है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बन पा रहा, तो सेल्फ स्टडी के थ्रू आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हो। बट आप कोचिंग में आते हो, आपको एक एग्जैक्ट स्ट्रेटजी रहेगा कि यार अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट में ये गड़बड़ हुआ है तो भैया इसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। अब वो इंप्रूव कर लोगे एंड इवेंचुअली आपका जो जर्नी है वो कंटिन्यूस वे में चलता रहेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस रहते हैं सेल्फ प्रेप के थ्रू। सेल्फ प्रेप के थ्रू आपको सारी चीजें एक एक पॉइंट पे खुद से मैनेज करना होगा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। बात करते हैं अक्टूबर नवंबर के मंथ में, तो उस टाइम में आप सब कुछ कर चुके हैं, मॉक्स भी दे लिए हमने, सब कुछ दे लिया, हमें प्रॉब्लम एरियाज भी पता है। उस टाइम में आपको रिवीजन भी करना होता है, सेक्शनल्स भी देने हैं, मॉक्स भी देना है, फिर दोबारा से अपनी गलतियों को देखना है, एक एक चीजों को रिकॉल करना है। तो ये जब सारे पॉइंट्स को मैनेज करना पड़ता है, एक वर्किंग स्टूडेंट जो सुबह भैया 10 बजे जाकर रात को 8 बजे घर पे आ रहा है, वो खुद से सारी चीजों को प्लान कर लेगा, नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है। अगर उसके पास पहले से ही कंसाइज्ड प्लान रहे कि भैया आज ये वाला ये चीज आपको करनी है, ये टिक मार्क करना है, ये टिक करना है, ये टिक करना है, 3-4 चीजें अगर पहले से उसको पता होंगी तो भैया घर आता है, वो उन चीजों को ओपन करता है, उनको कंप्लीट करता है, उसका उस दिन का टास्क कंप्लीट हो जाता है। और वो टास्क असाइन कौन करेगा, वो हम लोग असाइन करेंगे, और उसको खुद से जो प्लानिंग वाला पार्ट है उसके लिए जीरो हो जाता है। बना बनाया प्लान मिल रहा है, उसको वो कंप्लीट करना है, उसका काम जो है वो चल जा रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है कोचिंग के साथ प्रिपेयर करने में और सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू जाने में। आई होप आपको डिफरेंसेस जो है पता चल गए होंगे। बाकी डाउट सॉल्विंग जो है वो कोर्सेज का पार्ट होता है, जो भी आपको क्वेरीज है आप पूछ सकते हो, मॉक डिस्कशन होते हैं, रिवीजन सेशन, बहुत ज्यादा रिवीजन सेशन होते हैं। लास्ट ईयर जो फर्स्ट बैच था उनका पूरा का पूरा जो सिलेबस था वो 6 टाइम्स रिवाइज हुआ था कैट तक आते आते।
तो ये फुल फ्लैज जो रिवीजन हुआ ये उसकी बात करी जा रही है। जो टिट्स एंड बिट्स में जो आपके बिट्स एंड पीसेस में आपके जो डिस्कशंस होते हैं, रिवीजन होते हैं, उनको मैं काउंट नहीं कर रहा। जो फुल फ्लैज आपके रिवीजन हुए वो 6 टाइम्स उनका पूरा का पूरा जो सिलेबस था वो रिवाइज हुआ था। तो बैच 1 को इनफ टाइम मिलता है सारी चीजों को बेसिक से लेकर एडवांस तक करने का, तो ये भी एक काफी एडवांटेज रहता है। देन हम लोग बात करते हैं, आई होप आपका ये कोचिंग एंड सेल्फ प्रिपरेशन वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोचिंग का मैं एक बार और बता देता हूं, जो क्लासेस का फीस है अभी 19,500 नहीं है, अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है जो कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल था। अभी जिस टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 सीट्स इसमें और ऐड कर दिए गए हैं क्योंकि वो सीट्स ओवर हो गए थे, तो आप लोगों के लिए सीट्स ऐड कर दिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं वो 17,499 में ये जो कोर्स है वो ले सकते हैं। नंबर ऑफ सेशंस एंड ऑल वो सारी चीजें मैं आपकी स्क्रीन पे विजिबल करा रहा हूं सो दैट आप चेक कर लो एंड आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाए कि यार हाँ कितने सेशंस होंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं विद एंड विदाउट जॉब। भैया जॉब के साथ प्रिपेयर किया जाए, विदाउट जॉब प्रिपेयर किया जाए, क्या ये चीज है? क्या बिना जॉब के मेरा प्रोफाइल बहुत ज्यादा एम्प्योर हो जाएगा? क्या मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेरी है। मेरी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ बात होती है इस चीज के चलते कि भैया मैं जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या मैं जॉब लीव कर दूं? आप में से भी अगर कोई स्टूडेंट मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो भैया मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मैं पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप कर लेना, हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप लोग नोट डाउन कर लो 7009218049। मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको कॉल कर लूंगा या फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा मुझे डायरेक्टली कॉल करने का, सो दैट हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस कर पाए, ठीक है। विद एंड विदाउट जॉब की अगर हम बात करते हैं तो भैया विद जॉब में एडवांटेजेस क्या है? आपका प्रोफाइल खराब नहीं होता, आपको इंटरव्यूज के टाइम में ये नहीं पूछा जाएगा भैया आप जॉब छोड़ गए आपने किया क्या। बट अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा इस बेसिस पे खराब हो सकता है, होगा ही होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि भैया आपने जॉब क्यों लीव किया, मे बी वो आपको ग्रिल करना स्टार्ट कर दें और आप उस चीज का कोई आंसर ही ना दे पाओ, तो वो मुश्किलें आ जाती हैं अगर आप जॉब लीव करके प्रिपेयर कर रहे हो। बट अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स और क्या प्रॉब्लम है जॉब लीव करके प्रिपरेशन करने का, ये मैं बता देता हूँ, क्लियरली बता देता हूँ। आप जो स्टूडेंट्स ने करा है ऐसे वो बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि भैया अगर आपने जॉब लीव कर दिया, आपके पास 24 आवर्स का टाइम है, तो क्या इतना टाइम रिक्वायर्ड है कैट को क्रैक करने के लिए? ऑब्वियसली नहीं, कैट इतना ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। कैट नहीं चाहता कि भैया आप पूरा पूरा दिन प्रिपरेशन करते रहो। ये कोई भी IIT का या IAS का प्रिपरेशन नहीं है जिसके लिए आपको पूरा पूरा दिन पढ़ना पड़े। 3 to 4 आवर्स अगर आप रेगुलर पढ़ते हो, जो कैट है ना ये परसिस्टेंट रहने का गेम है, परसिवियरेंस दिखाने का टाइम रहता है इसमें कि आप डेली लगे रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, बट डेली करते रहो, रुकना नहीं है। कैट इस तरह का प्रिपरेशन है, तो आपको टाइम कितना देना है दिन में? 3 to 4 आवर्स का, बट आपके पास टाइम का अवेलेबिलिटी कितना है भैया? 24 आवर्स का। तो 24 आवर्स में ऐसा क्या कर लोगे जो आप 3-4 आवर्स में आपको करना था? इवेंचुअली आपका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, नेगेटिव फील करते हो, एंड ऑफ द डे रात को सोचते हो यार आज का दिन तो मैंने कुछ करा ही नहीं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर आप सोचते हो यार कल से अच्छा करूंगा, बट कल कब आएगा पता नहीं कब आएगा। तो ये प्रॉब्लम रहता है जो स्टूडेंट जॉब को लीव कर देते हैं और जॉब लीव करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। टाइम अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इतना टाइम रिक्वायर्ड होता नहीं है, एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, माइंड में ये आता है कि भैया मैं तो अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा, जॉब के साथ आप प्रिपेयर करते हो, जॉब एक मोटिवेशन जरूर देता है भैया, आप 1 महीना पूरा अपना वर्क करते हो, वहां पे आपको पैसा आता है, एक पॉजिटिव आपके लिए फील जरूर रहता है यार हाँ मैं वर्थ हूं, ऐसा नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। बट जब आप जॉब छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं माइंड में एक ख्याल आता है कि यार अब कुछ पैसा भी नहीं आ रहा, घर पे बैठे हो पूरा टाइम में, मेरे फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पे घूम रहा है वहां पे घूम रहा है, मैं पूरा दिन घर पे बैठा हूं, तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव जो है वो चला जाता है। तो हम लोग यही जनरली सजेस्ट करते हैं कि भैया जॉब को लीव ना किया जाए, जॉब के साथ प्रिपरेशन करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने जॉब लीव कर दिया तो आप अपना जो टाइम है ना, जो आप कैट को अपनी एक गर्लफ्रेंड बना दोगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्यारी है, आपको लगता है कैट अगर नहीं होगा तो शायद मेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, जो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, पूरा दिन आपके दिमाग में कैट 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 ये हावी हो जाता है इतना ज्यादा कि प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड हो जाएगा और आपके दिमाग में कोई और चीज आना ही नहीं है। आप एक मॉक देते हो, बाय चांस उस मॉक में कम स्कोर अगर आपका आ गया तो आपके मन से ये निकलेगा नहीं भैया मैंने कम स्कोर कर दिया, आप सोचोगे मैंने जॉब लीव करा हुआ है भाई, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और इस चीज को सोचकर आपकी आने वाली चीजें भी खराब होने लगती हैं। सो आई जस्ट वांट कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ये एडवांटेज क्या रहेगा कि आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैट के हटके भी हैं। आपने आज मौक दिया कि आपका खराब हुआ, आप नेक्स्ट डे जॉब पे जा रहे हो, अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, आपके दिमाग से वो चीजें निकल जा रही हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरती हैं, बट वो चीजें अगर निकल गई, आपका नेगेटिव फैक्टर जब कम हुआ तो नेक्स्ट डे आप वापस आ जाओगे अपने ट्रैक पे। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहेंगे जॉब के साथ में एंड जॉब के ना होने से। तो आई होप आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे एंड अकॉर्डिंगली आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन अब ले सकते हो।
देन हम लोग बात करते हैं यार फ्री जो रिसोर्सेज रहेंगे। फ्री रिसोर्सेज में कुछ तो पेड रिसोर्सेज में मैं बता दिया बुक्स कौन कौन से हैं क्वांट वीआरसी एलआरडीए के लिए। फ्री रिसोर्सेज में भैया हमारा यूट्यूब चैनल लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। मैं ट्राई करूंगा कुछ स्क्रीनशॉट डाल सकूं, बहुत ज़्यादा वीडियोस हमने अपडेट करा है, क्लासेस के भी कुछ फीडबैक्स का मैं ट्राई करूंगा कि वो मैं डाल सकूं। अब वो चेक करना, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। लास्ट ईयर भी हो रहा था, लास्ट 3 to 4 ईयर से हम लोग वीडियोस अपडेट कर रहे हैं। तो आप जो है वो कंटेंट यहाँ पे फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उससे अपना सब्सक्राइबर काउंट को बढ़ते हुए देखकर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद लास्ट ईयर प्रिपेयर कर रहे थे हमारे साथ में, बट इस ईयर उनका क्लियर हो चुका है, अब वो अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हैं, उनके साथ अपना चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जरूर करना, हमारे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए अच्छा स्कोर लेके आना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो मेक श्योर आप उनके साथ जरूर शेयर करें। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। क्लासेस के रिगार्डिंग मैं ब्रीफिंग एक बार कर देता हूं। सबसे पहले लाइव सेशंस होंगे सारे। लाइव सेशंस का जो टाइमिंग होगा वो नाइट में रहता है भैया, 10 PM ऑनवर्ड्स। रात को 10 से 12 क्लासेस होते हैं, 10 PM to 12 AM सेशन होता है। 6 सेशंस होते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन दो का रहेगा, 2 क्वांट, 2 वीआरसी, 2 एलआरडीए। अगर आप लाइव सेशन मिस करते हो या फिर आपको दोबारा से गो थ्रू करना है तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी सारे सेशंस की, आप बाद में गो थ्रू कर पाओगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम टू टाइम आपके जो जनरल डिस्कशन सेशन है वो भी प्लान होते हैं, तो अगर आपको कुछ बात करना है, कुछ डिस्कस करना है तो आप वो कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपका डाउट सॉल्विंग जो है वो इसी कोर्स का पार्ट रहता है भैया। अगर आपको डाउट आ गया, आपको कुछ पूछना है, मुझे बात करनी है, मुझसे बात करना है, अनी सर से बात करना है, वीआरसी टीचर से बात करना है, तो जिससे भी आप बात करना चाहते हो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड अगर हमारे पास आप आ रहे हो तो ये चीज समझ लेना कि हमारा जो रिश्ता है भैया ये नहीं है कि भैया फीस ले लिया ठीक है क्लासेस करा रहे हैं। ये एक फैमिली टाइप का रिलेशन रहता है थ्रू आउट द ईयर कि हम एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे, हंसी मजाक भी होगा क्लासेस में, डांटना भी होगा, असाइनमेंट बहुत ज्यादा भी दिए जाते हैं और असाइनमेंट अगर नहीं करोगे तो फिर गालियां भी खाओगे, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। एक क्लोज रिलेशन बन जाता है, कोई ऐसा फ्रेंडली रिलेशन हम कह सकते हैं कि यार फ्रेंड्स में जैसे हम एक दूसरे को कुछ कह सकते हैं वैसे वाला ही सिनेरियो रहेगा। हम लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे अगर आप असाइनमेंट्स एंड ऑल कंप्लीट नहीं कर रहे होगे, तो एक काफ़ी अच्छा रिलेशन क्रिएट हो जाता है थ्रू आउट द ईयर क्लासेस करते करते, क्योंकि डेली आपको हमारी आवाज़ सुन रही होगी, रात को लाइव सेशन हो रहे होंगे, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ही सेशन होते हैं, तो एक कनेक्शन जो बनता है वो कहीं ना कहीं रिलेशन हेल्प करता है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में और एक दूसरे के जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से सीखने में। क्वांट, एलआरडीए, वीआरसी तीनों की चीज़ें साइमल्टेनियसली क्लासेस में जब चलती हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। जो फीस है इस कोर्स का दैट इज 17,499। आपको कोड अप्लाई करना होगा, ईजी मेक्स इट ईजी, वहीं पे मिल जाएगा आपको। ये एक्चुअल में जो फैक्ट है उसी को हमने कूपन कोड बना दिया है, तो आप बाय नाउ पेज पे जाओगे आपको वहीं पे शो हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप पे कर सकते हो कोर्स के लिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।